Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.3 सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज ऑन स्ट्रैटिफिकेशन. इन दिस सेक्शन we shall study the two most important viewpoints on social stratification. अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोग दो महत्वपूर्ण जो नज़रिया है, जो व्यू पॉइंट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर, सामाजिक स्तरीकरण के ऊपर हम लोग देखेंगे. Both of these were given by the German thinkers. One was Karl Marx and the other was Max Weber. अब ये दोनों ही जर्मन थिंकर्स का है, मतलब ये जो विद्वान हैं ये जर्मन थे, ठीक है. एक का नाम है कार्ल मार्क्स और दूसरे का मैक्स वेबर. इस वीडियो में आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप मैक्स वेबर के व्यू पॉइंट को देखेंगे. तो आइए देखते हैं 16.3.1 व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स. Karl Marx made a seminal contribution to the concept of social stratification. अब यहाँ पे एक वर्ड है सेमिनल, तो आइए मैं पहले आपको इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है. सेमिनल का मतलब होता है मौलिक, लाभदायक, प्राथमिक, प्रॉफिटेबल. तो देखिए इनका जो योगदान रहा वो बहुत ही लाभदायक रहा, ठीक है. For him, stratification divides the society into two mutually opposed or contrary social categories, where one exploit the other. अब देखिए उनके अनुसार, किनके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, समाज को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है. और एक हिस्सा दूसरे हिस्से को एक्सप्लॉइट करता है, उसको उसका शोषण करता है, उसके ऊपर उसका अधिकार रहता है, ठीक है. अब देखिए इन हिज व्यू देयर आर टू मेन सोशल ग्रुप इन सोसाइटीज. अब उनके नज़रिए में जो समाज है उसमें दो महत्वपूर्ण सामाजिक समूह होते हैं. फर्स्ट, सम ओन एंड कंट्रोल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूड गुड्स. पहले वो होते हैं जिनके पास कुछ संसाधन होते हैं, वो उसके मालिक होते हैं या उनका नियंत्रण कर रहे होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होता है और जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो उनके पास होता है. These things are collectively called a means of production. अब ये सब क्या है, इन चीज़ों को मिला के means of production माना जाता है. The second group is of those who do not have any ownership or control over these things. दूसरा समूह वह है जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है. ना तो ये सब चीज़ के वो मालिक है, ना उनका इन सब चीज़ों पे नियंत्रण है. अब यहाँ पे ये कौन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, वैल्यूड गुड्स. दे वर्क for the members of the first category who own and control resources and thus survive on the wages they receive from their employers for rendering their labor. अब वो क्या करते हैं, वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी में हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं या जो रिसोर्सेज को, संसाधनों को नियंत्रित करते हैं. और इससे जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड ग्रुप है, जो दूसरा समूह है, उनको तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है, ठीक है. वो नौकरी करते हैं पहले समूह के नीचे और अब पैसा मिलता है उनको, जिससे वो अपने जीवन जीते हैं. फॉर बोथ द सोशल कैटेगरीज मार्क्स यूज द वर्ड क्लास which is defined in the terms of the ownership and non-ownership of the means of production. अब दोनों ही जो कैटेगरी है, जो सोशल कैटेगरीज हैं, उसमें क्या हुआ है कि जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स, वो क्लास वर्ड का इस्तेमाल किए हैं. वो उनके अनुसार दो तरह के समूह होते हैं, एक होता है ओनरशिप जो मालिक होते हैं और एक होता है नॉन ओनरशिप जिसके पास कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता है. क्या चीज़ का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. Thus, the class is a social group whose members share a similar relationship to the means of production. तो इस तरह से जो क्लास है वो क्या है, वो एक सोशल ग्रुप है जिसमें जो सदस्य हैं उनका एक जैसा संबंध रहता है, ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें. Marx also believes that those who own the means of production also exercise political power. मार्क्स के अनुसार, या मार्क्स ये मानते थे कि जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो इसके मालिकाना अधिकार जिनके पास है, उनके पास राजनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं, ठीक है. आगे देखिए बोल रहा है
Economic power leads to political and legal power, because of which they can consolidate their legal control over economic resources. अब आपके पास आर्थिक शक्ति कैसी आएगी, इकोनॉमिक पावर कैसे जब होगा, तो आपके पास राजनीतिक शक्तियां आ जाएंगी, कानूनी शक्तियां आ जाएंगी, ठीक है, जिससे आप जो भी आर्थिक संसाधन है उसके ऊपर आपका कानूनन नियंत्रण हो जाएगा, लीगल कंट्रोल हो जाएगा. Therefore, Marx uses the concept ruling class for the class that owns the means of production, because this ownership gives them political and legal power. इसलिए जो कार्ल मार्क्स हैं वो रूलिंग क्लास का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. वो बोलते हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, वैल्यूड गुड है, पैसा है, तो उनके पास राजनीतिक शक्तियां भी हैं, कानूनी शक्तियां भी हैं, इसलिए वो रूलिंग क्लास आते हैं. द क्लास दैट डज नॉट ओन बट वर्क्स ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड द सर्विस क्लास. अब देखिए, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है वो तो जॉब कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, और उसको हम लोग सर्विस क्लास कहते हैं. तो एक हो गया रूलिंग क्लास जो अमीर होते हैं, और एक होता है सर्विस क्लास जिसके पास अपना प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है. इट रिमेन्स इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन बिकॉज इट लैक्स पॉलिटिकल पावर. अब देखिए, सर्विस क्लास है तो इसके पास पॉलिटिकल पावर भी नहीं है, तो यहाँ पे भी ये पॉलिटिकल जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उनमें भी ये निश्चय है. It has to abide by the laws that the ruling class creates to protect its interest. अब जो रूलिंग क्लास है, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास रिसोर्सेज है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो नियम बनाता है वो नियम का पालन सर्विस क्लास के लोगों को करना पड़ता है. फॉर मार्क्स द लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज द रूलिंग क्लास क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स इट. कार्ल मार्क्स के अनुसार जो कानून बनाया गया, जो लॉ बनाया गया, ठीक है, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए बनाया गया, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है वो कानून बनाते हैं और उनका नियंत्रण करते हैं. इट इज नॉट ओनली दैट द ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज यील्ड्स पॉलिटिकल पावर. ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जो अगर आपके पास संसाधन है तो इससे आपको राजनीतिक शक्तियां भी मिलती हैं, but also it leads to a privileged position where the ruling class can control the ideas and thoughts. In a nutshell, the ideology prevalent in a society at a given point of time. इसके साथ साथ आपको समाज में एक विशेष अधिकार भी मिलता है, प्रिविलेज्ड पोजीशन भी मिलता है, जहां पर जो रूलिंग क्लास है वो आइडियाज, थॉट्स, जो समाज में जो क्या आइडियाज है, क्या थॉट्स चल रहा है, उसको भी एक समय पे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं. इट इज ऑल्सो एबल टू क्रिएट एन आइडियोलॉजी दैट जस्टिफाइज इट्स सुपीरियर पोजीशन. अब वो ऐसे भी सिद्धांत बनाते हैं, ऐसे भी विचारधाराएं बनाते हैं जिससे ये पता चलता है कि उनका सुपीरियर पोजीशन क्यों है. मार्क्स सेज दैट द आइडियाज prevalent in a given society at a given point of time are the ideas of the dominant class. मार्क्स ये भी कहते हैं कि एक समाज में जो विचारधारा है किसी एक समय, वो क्या है, prevalent in a given society at a given point of time are the ideas of dominant class. वो जो जिनको दबाया जा रहा है उनका विचारधारा होता है. Control over power and ideology ensures the perpetuation of the class structure as it is. अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है perpetuation. आइए पहले इसका हम लोग मतलब देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे. perpetuation का मतलब होता है स्थायीकरण, मतलब something which is static, stability, स्थिरता. तो बोल रहा है कि जो कंट्रोल है शक्तियों के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, ठीक है, उससे क्या होता है, जो क्लास है वो वैसा का वैसा ही रहता है. ठीक है, आगे देखिए. Those who control the means of production keep on controlling them over time and generation. अब जिनके पास means of production रहता है, ठीक है, वो उनको काफ़ी समय तक, अब काफ़ी पीढ़ियों तक उनका इस्तेमाल करते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं. Those who are of the service class keep on remaining in a subordinate position
for all times to come unless the system of stratification undergoes a qualitative change. अब वो लोग जो लोग सर्विस क्लास में हैं, जिनके पास अपना संपत्ति नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, अमीर नहीं है, वो सबऑर्डिनेट पोजीशन में रहते हैं हमेशा, ठीक है, तब तक जब तक उनके अंदर कुछ बदलाव ना हो. ऐसे भी लोग होते हैं जो पहले गरीब थे लेकिन मेहनत करके काम करके वो वक्त के साथ पैसे वाले बन गए. मार्क्स बिलीव्ड दैट नॉट ऑल सोसाइटीज वर डिवाइडेड इनटू क्लास. मार्क्स ये मानते हैं कि सभी समाज क्लासेस में नहीं बांटा गया, रूलिंग क्लास सर्विस क्लास में नहीं बांटा गया. The first stage is in the evolution of human society was one where classes did not exist. जो सबसे पहला चरण था जिसमें मानव समाज का इवोल्यूशन हुआ, उस समय क्लासेस नहीं था. In this society there was neither law nor state. इस समाज में ना तो लॉ था ना ही स्टेट था. Nor was there any private property. और ना तब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के कुछ था. Complete equality prevailed in this society, and this society was defined as having primitive communism. उस समय देखिए किसी के पास तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, सब उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो एक पूरी तरह से समानता थी, इक्वालिटी थी, ठीक है, और उसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म तब था. After this stage, human societies were always marked by a division into classes, the ruling class and the service class. उसके बाद जो मानव समाज है उसमें क्लासेस आ गया, एक हो गया रूलिंग क्लास, दूसरा हो गया सर्विस क्लास. According to Marx, the last stage of a class divided society would be capitalism, where conflict would take place between the ruling class and the service class. अब मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, जो अंतिम चरण होगा, ठीक है, जिसमें क्लास डिवाइडेड सोसाइटी होगा, वो होगा कैपिटलिज्म, जहां पर रूलिंग क्लास और सर्विस क्लास के बीच में संघर्ष होगा, समस्याएं होंगी. दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट मार्क्स कॉल्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट वुड culminate in a society where there would be no classes. अब ये जो संघर्ष होगा, वो मार्क्स कहते हैं वो होगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और इससे समाज में ऐसा स्थिति आ जाएगा जब कोई क्लास नहीं रहेगा. दिस वुड बी अ स्टेट ऑफ क्लासलेसनेस. दिस सोसाइटी इज कॉल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी. अब ये जो स्टेट होगा वो क्लासलेसनेस का स्टेट हो जाएगा जब कोई क्लास नहीं रहेगा, और उसको कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाता है. Thus, for Marx, stratification would not be a characteristic of human society for all times to come. Human society began with classlessness and would return to it after spending thousands of years in a class divided system. तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो स्तर में लोगों को बांटा गया, स्ट्रेटिफिकेशन किया गया, ठीक है, वो आने वाले समय में इंसानी समाज की विशेषता नहीं रहेगी. मानव समाज पहले इसमें कोई क्लास नहीं था, सब एक बराबर थे. हजारों सालों बाद वापस से वैसा ही हो जाएगा कि सब एक बराबर हो जाएंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में आप मैक्स वेबर के व्यूज़ को देखेंगे, मैक्स वेबर के ओपिनियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे.